हेलो गाइस, हिंदुस्तान ओलंपियाड का 10th एडिशन आ रहा है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो के अंदर बाद में बताऊंगा। अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे मेन टॉपिक से। कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। आज का ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिमाइंडर होने वाला है आप लोगों के लिए कि यार अब आपके पास सिर्फ 8 महीने बचे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स में से ये पूछ रहे हैं कि अब रिमेनिंग 8 मंथ्स के लिए हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत अच्छा प्लान लेकर के आप आओ। तो आज के इस वीडियो में हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब, नीट 2020 ऑल इंडिया रैंक 1। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट चीजें बताऊंगा, क्योंकि अब आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको एक्सपेरिमेंट करो। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप अपना टाइम वेस्ट करो। तो बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर आपको अपना बेस्ट देना है। आपकी जो बेस्ट प्रोडक्टिविटी हो सकती है, आपसे जो बेस्ट हो सकता है, वो आपको निकाल के लाना है इस कम टाइम के अंदर। तो चलो यार, बिना टाइम वेस्ट के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊंगा। पहले आते हैं हम लोग टारगेट स्कोर पे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी प्रायोरिटीज क्या क्या होनी चाहिए, कैसे हमें करना है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिसोर्सेज ही यार, कि क्या रिसोर्सेज आप फॉलो करें, क्योंकि अब टाइम कम है तो हम एक एक चीज को तो नहीं पढ़ सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि पूरा मॉड्यूल कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी भी कर रहे हैं, साथ साथ कोई रेफरेंस बुक भी कर रहे हैं। तो रिसोर्सेज फर्स्ट टाइम रीड के लिए क्या होने चाहिए, रिवीजन के लिए क्या होनी चाहिए, ये बताऊंगा एंड देन फाइनली कंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले टारगेट स्कोर पे आओ। कितना टारगेट स्कोर रखे। इससे पहले के वीडियोस में मैं हमेशा बोलता था कि भाई 600 प्लस 620 प्लस ले आओ, आपका हो जाएगा। लेकिन 2024 के रिजल्ट्स ने क्लियर कर दिया है कि अब जो टारगेट स्कोर होगा या जो सेफ स्कोर होगा वो होगा 660 प्लस। 660 प्लस कैसे अचीव करें, सारे सब्जेक्ट्स में आपको इक्वली स्ट्रांग होना पड़ेगा। अब आप नहीं बोल सकते कि भाई मेरा तो फिजिक्स वीक है, या फिर मेरा तो केमिस्ट्री वीक है, मेरे को तो ऑर्गेनिक नहीं आती, इनऑर्गेनिक नहीं आती। नहीं, अब ये बहाने नहीं चलेंगे। अब आपका टारगेट है 660 प्लस। बायो में 350 प्लस लाना ही पड़ेगा। केमिस्ट्री और फिजिक्स में 160 आपको लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बायो में 350 प्लस अचीवेबल है क्योंकि सिलेबस कम हो गया है। एंड सेम आप फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो कि सिलेबस कम हो चुका है। फिर मैं आता हूं यार प्रायोरिटीज पे। तो प्रायोरिटीज में देखो, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे नंबर 1 यहाँ पे लिख दिया है, सिलेबस कंप्लीशन। आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि यार देखो, अगर आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है देन ऑब्वियसली आप ढंग से रिवीजन नहीं कर पाओगे। तो आपको दो चीजें पैरेलली करनी है। नंबर 1, आप डेली बेसिस पे सिलेबस भी अपना कंप्लीट करते जाओ, जो भी बैकलॉग बचा है बेसिकली वो भी कंप्लीट करते जाओ। और साथ साथ जो है, जो सेकंड प्रायोरिटी पे अभी है वो है रिवीजन। वैसे तो दोनों ही इक्वल प्रायोरिटी पे है, बट क्योंकि अगर आपका सिलेबस छूटा हुआ है तो रिवीजन आप ढंग से कर नहीं पाओगे, तो इसलिए मैं नंबर 1 पे सिलेबस प्रायोरिटी रख रहा हूं। तो सिलेबस कंप्लीट करो, देन रिवीजन भी साथ साथ करते रहो। अभी मैं कंप्लीट प्लान बताने वाला हूं। और साथ साथ तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉक टेस्ट। अब यार देखो, मॉक टेस्ट से मेरे को याद आया, हिंदुस्तान ओलंपियाड जो है अब आने वाला है इस साल। बहुत अमेजिंग, बहुत बड़ा लेवल पे ये जो है कंडक्ट होने वाला है। 10th एडिशन है ये, जहां पर 6 लाख स्टूडेंट्स इसमें अपीयर करेंगे। मोर देन 10,000 स्कूल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आप किसी और अपने छोटे भाई या फिर अपने आसपास किसी स्टूडेंट को जानते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो उसमें जरूर उनको एनकरेज कीजिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सो यार, ये जो है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे आप IIT के लिए एम कर रहे हैं, नीट के लिए एम कर रहे हैं, UPSC के लिए एम कर रहे हैं, आपके लिए ये एक परफेक्ट लॉन्च पैड होने वाला है। आप इसमें अपीयर कीजिए। ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स बिल्डिंग अ राइट माइंडसेट। आपको मौका मिल रहा है कि आप पूरे कंट्री में, नॉट जस्ट आपके स्कूल या आपकी लोकेलिटी, आप पूरे कंट्री के स्टूडेंट्स के अगेंस्ट कहां पे स्टैंड कर रहे हैं, आप खुद को जो है बेंचमार्क कर पाएंगे। आपको आपकी स्टैंडिंग पता लगेगी। सिर्फ नॉलेज नहीं यार, ये ओलंपियाड आपको डेवलप करता है आपके स्ट्रक्चरल थिंकिंग को। और रिवॉर्ड्स को भी मत भूलो, मोर देन 9,000 प्राइजेस है इसमें, एंड टोटल अप टू रुपीज 2.5 CR तक। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे आप अप टू रुपीज 1.6 CR तक के प्राइजेस जो है जीत सकते हो। नेशनल लेवल पे पर क्लास 20 लैपटॉप्स, 20 टैबलेट्स, 20 फोन्स जो है वो अप फॉर ग्रैब्स है। ऑल्सो जो लकी स्टूडेंट्स होंगे, लकी ड्रॉ के अंदर उनके लिए 10 कार्स और 15 ई-स्कूटर्स भी है। सिंपल 2 आवर का जो है ये पेपर होने वाला है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये MCQ बेस्ड टेस्ट होगा, 5 सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। रजिस्ट्रेशन फीस सिर्फ ₹250 है। आप इसके जो फॉर्म्स है वो अपने स्कूल के थ्रू अवेल कर सकते हैं। और अगर आपको और जानना है तो आप इनके वेबसाइट को भी जो है चेक कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाल। रजिस्ट्रेशंस अभी ओपन है, लेकिन वो सिर्फ 31 अक्टूबर तक ही ओपन रहेंगे। एंड हाँ, जो एग्जाम होगा वो 9 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच होगा। वेट मत करो, खुद को बेंचमार्क करो ऑन अ नेशनल लेवल, ऑन अ नेशनल प्लेटफॉर्म। और यार अभी जाकर रजिस्टर करो हिंदुस्तान ओलंपियाड के लिए। अब वापस आते हैं हमारे वीडियो टॉपिक पे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं कि यार क्या ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हमारे फर्स्ट टाइम पढ़ाई करने के लिए क्या रिसोर्स होंगे और हमारे रिवीजन के क्या क्या रिसोर्सेज होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे तब आपकी रिसोर्सेज अलग होंगी
और जब आप रिवीजन करेंगे तब आपको थोड़ा रिसोर्सेज में भी कट डाउन करना है। सेम रिसोर्सेज को आप कंप्लीटली नहीं पढ़ पाओगे। जैसे लेट से अभी मेरे पास बैकलॉग में 10 चैप्टर बचे हुए हैं और मुझे कैसे भी करके उनको कंप्लीट करना है, तो क्या करें उसके लिए? तो देखो यार, अगर वो फिजिक्स का चैप्टर है तो आप वन शॉट लेक्चर जरूर देखना, बिकॉज यार फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, फिजिक्स के अंदर आपको समझना होता है कि फॉर्मूला कैसे लगाना है, अप्लाई कैसे करना है, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो वन शॉट वीडियो किसी अच्छे टीचर का देखना मत भूलना। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, जो टीचर का आपको ढंग से समझ आता है, जो टीचर आपको लगता है कि हाँ ये अच्छे टीचर है, आप उनसे पढ़ना। ठीक है, वन शॉट वीडियो देखना, प्लस डीपीपी सॉल्व कर लेना। अपने कोचिंग के डीपीपीज जनरली बेस्ट होते हैं। अगर आप किसी कोचिंग में नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे बहुत सारे डीपीपीज फ्रीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, डीपीपी सॉल्व करना और एनसीईआरटी तो खैर सब में कॉमन है ही। तो फर्स्ट टाइम रिसोर्स में अभी आपके पास क्योंकि टाइम कम है, वरना मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता, आपको कोई रेफरेंस बुक भी बता सकता था, मैं आपको जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस और बहुत सारी चीजें बताता, लेकिन अभी टाइम कम है, आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होगे, पहले वन शॉट देखो, फिर उसमें डीपीपी सॉल्व करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो और डीपीपी के अंदर ही देखना एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको जनरली मिलते हैं, वो सॉल्व कर लेना। सेम अब देखो, अब हम आते हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल पे। तो देखो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल सब में सेम ही है। बेसिकली वन शॉट हमें देखना है, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई कर रहे हो कोई भी चैप्टर की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि कोई भी रिसोर्स, कोई भी बुक से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कहाँ से पढ़ रहे हो, किस टीचर से पढ़ रहे हो। ठीक है, कोई बुक या रिसोर्स या डीबीपी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका टीचर इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, इतना ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो ऑर्गेनिक के अंदर भी आपको वन शॉट देखना मैंडेटरी है, वन शॉट वीडियो देखना, फिर डीबीपी सॉल्व करना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना और एनसीईआरटी पढ़ के भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनिक के लिए, सॉरी। और इनऑर्गेनिक के अंदर देखो यार, वन शॉट अगर आपका मन नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट फिर भी आई फील कि कुछ चैप्टर्स बहुत कंसेप्चुअल होते हैं। जैसे आपको पता है कि यार केमिकल बॉन्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो तो वो काफी कंसेप्चुअल हो गया, या फिर अगर आप लेट से पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, आपको ट्रेंड समझना है, वो चीजें कंसेप्चुअल हो गई। लेकिन लेट से ब्लॉक्स है या बाकी के चैप्टर्स है, कोऑर्डिनेशन लेट से अगर है, तो उसमें काफी कंसेप्चुअल है, आपको उसके लिए वन शॉट देखने की जरूरत है। तो जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार ये चैप्टर थोड़ा कंसेप्चुअल है, वहां पर तो वन शॉट देखो, वहां पे डीबीपी सॉल्व करो, फिर एनसीईआरटी पढ़ो। लेकिन कोई अगर ब्लॉक है या फिर कोई ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको लगता है कि नहीं यार इसके लिए मुझे अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मुझे वन शॉट देखने की जरूरत नहीं, तो आपको लगता है कि ये चैप्टर आप बिना वन शॉट के सिर्फ एनसीईआरटी खुद से पढ़ के कर सकते हो, देन कोई बात नहीं। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी सेम एज फिजिक्स आपको वन शॉट देखना ही होगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, ताकि आप फॉर्मूला अप्लाई करना सीख जाओ, देन आप डीबीपी सॉल्व करो, देन आप एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी तो यार देखो पढ़ना ही है। बायो के अंदर मैंने वन शॉट नहीं लिखा, बिकॉज यार देखो आपके पास बैकलॉग है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरा आप देखो। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइनें याद है, आपको चीजें समझ आ रही है। हाँ, कोई पार्ट अगर आपको नहीं समझ आ रहा होता है तो आप उस पार्ट के अंदर जो टॉपिक है उसकी वीडियो आप देख सकते हो, लेकिन उसके अलावा आपको देखने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं रिविजन पे। देखो, तो रिविजन पे क्या करोगे? फिजिक्स के रिविजन पे हैंडबुक प्लस पीवाईक्यू बेस्ड रिविजन काफी अच्छा है। लेट्स से मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे एक चैप्टर फटाफट रिवाइज करना है, हैंडबुक 1 या 2 पेज के अंदर मेरे सारे फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे। यानी कि जो वन शॉट वाला जो काम था ना, वो आपका हैंडबुक करवा दे रहा है। आप, मैं तो कह रहा हूँ वन शॉट के अंदर भी आपको अगर कोई चीज एक्स्ट्रा पता लगती है, आप अपने हैंडबुक में नोट डाउन कर लो उसको। ठीक है, तो जब बाद में आपको वन शॉट वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जब आप रिवाइज करो आप बस हैंडबुक कर लो और पीवाईक्यू बेस्ड ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। डीपीपी के अंदर भी आपको पूरी डीपीपी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो टॉपिक्स है, जिसको मैं पीवाईटी कह सकता हूँ। ठीक है, पीवाईटी क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर टॉपिक्स के जो क्वेश्चंस है, अगर आप उतना भी कर लेते हो तो आपका काफी हद तक जो है कवर हो रहा होगा। तो हमें मेन पार्ट्स की रिवीजन बार बार करते रहना है। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन आप टाइम टू टाइम कभी एक बार कर सकते हो। लेट्स से मॉक टेस्ट में कुछ चैप्टर्स आ रहे हैं तो आप कंप्लीट रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, पूरा वन शॉट कर लिया, पूरी एनसीईआरटी पढ़ी, पूरे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस किए, पूरी डीबीपी सॉल्व की। ये कंप्लीट रिवीजन बहुत रेयर आप कर सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे जब आपको रिवाइज करना है तो आपको क्या करना है? हैंडबुक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो इसके बाद हम केमिस्ट्री रिवीजन पे आते हैं। केमिस्ट्री रिवीजन पे यार ये थोड़ा सा मिस्टेक है, एक सेकेंड, ये फिजिकल केमिस्ट्री है। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या करना है? सेम देखो, जस्ट लाइक फिजिक्स, हैंडबुक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जैसा कि अपना फिजिक्स में भी होता है, 1-2 पेज के अंदर सारे फॉर्मूले दिए होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के भी सेम 1-2 पेज के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे दिए होते हैं। वो फॉर्मूले अप्लाई करके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस करनी है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे। तो देखो यार, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है,
मेन प्रायोरिटी पे, क्योंकि एकदम बिल्कुल बायो की तरह एनसीईआरटी बेस्ड जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी की एक लाइन ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एनसीईआरटी पढ़नी है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस ऐड कर सकते हो। लेट्स से आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पूरी एनसीईआरटी फिर से पढ़ो, तो बस एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ऐड ऑन जो है कर सकते हो, ठीक है। बट इनऑर्गेनिक में ऐसा नहीं चलेगा, इनऑर्गेनिक में आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक के अंदर थोड़ा और चेंज है यार, ऑर्गेनिक के अंदर ठीक है कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, आप हैंडबुक मत करो, आप नोट्स पढ़ लो। अब ये देखो ऑर्गेनिक पे आते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, फिजिकल नहीं, ये ऑर्गेनिक के लिए है। सो ऑर्गेनिक के अंदर हमें क्या करना है, देखो ऑर्गेनिक के अंदर हमें नोट्स करना है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि यार ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स में आ जाएंगे, नोट्स के अंदर सारी चीजें कवर आपकी होनी चाहिए, जो मैंने वन शॉट बोला, क्योंकि टीचर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे जब आप नोट्स बनाओगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, सारे रिएक्शंस, सारे नेम रिएक्शंस, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो आप पढ़ो प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। बायो में यार सेम ही रहेगा, चाहे आप रिवाइज कर रहे हो चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी एक बार आपको पढ़नी ही पड़ेगी और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो यार देखो बेसिक तो ये है, एक आइडिया दे देता हूं कि कैसे आप अपने डेज को प्लान कर सकते हो। पर अब मैं आपको एक ब्रीफ सा ओवरव्यू दे देता हूं कि आपको कैसे जो है आप अपने डेज को प्लान कर सकते हो और उस तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। सो देखो यार 5 घंटे तो मैंने रिवीजन को अलॉट किया, 2 घंटे हमने क्लास वर्क को अलॉट किया है। तो देखो 5 घंटे जो रिवीजन है, टोटल आपको 7 घंटे पढ़ने हैं, उसमें 5 घंटे रिवीजन को आप कैसे डिवाइड करोगे, 2 सब्जेक्ट आप पढ़ो, क्योंकि 3 सब्जेक्ट आप 5 घंटे के अंदर रिवाइज कर नहीं पाओगे, और अगर एक ही करोगे तो 5 घंटे आप लगातार एक सब्जेक्ट पढ़ के बोर हो जाओगे। दो में डिवाइड करो, उसमें टाइम आप अलग अलग कर सकते हो। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने इस तरीके से बनाया कि सारे सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट ठीक ठीक टाइम मिल जाए। जैसे फिजिक्स में मैंने डे 1 में 4 घंटे दिए, डे 2 में 2 घंटे और डे 4 में 1 ही घंटा दिया, ठीक है। टोटल यहाँ फिजिक्स से 7 घंटे हो गए। केमिस्ट्री देखोगे डे 1 में 1 घंटा, 2 में 3 घंटा और इसमें 4 घंटा, टोटल 4 3 7 8 घंटे हो गए। बायो में तो जो है थोड़ा सा कम रह गया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने बायो में 5 ही घंटे दिए। तो अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने टाइम को अलॉट कर सकते हो। जिस पे आप वीक होगे उस पर आप थोड़ा ज्यादा टाइम अलॉट कर देना, जिस पे आप स्ट्रॉन्ग होगे उस पर आप थोड़ा सा कम टाइम अलॉट कर देना। डे 5 मैंने रखा है मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस के लिए, और यार 5 घंटों में आराम से हो सकता है। 3.5 घंटे आप पेपर दो आराम से, बाकी का 1.5 घंटा आप उसको ढंग से एनालाइज करो क्या आपके वीकनेसेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है। तो ये 4 दिन आप पढ़ो, फिर 1 दिन मॉक टेस्ट दो, फिर 4 दिन पढ़ो, फिर 1 दिन मॉक टेस्ट दो। तो यही साइकिल जो है आपको रिपीट करना है, रिपीट द डेज एज अबव, ठीक है। तो 5 दिन का मैंने दे दिया, ये 5-5 के मल्टीपल में आप जो है कंटिन्यूअसली इसको रिपीट करते जाओ। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी है। और जो 2 घंटे आप दे रहे हो आप अपने क्लास वर्क, उसके अंदर क्या करना है, तो देखो यार मैंने नॉर्मल 4 दिन आपकी डीपीपी और लेक्चर रिवीजन के लिए रखा है कि भाई जो भी आपको उस दिन लेक्चर्स में आपने पढ़ा, आपको जो भी पढ़ाया गया, चाहे आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, चाहे आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हैं अपनी कोचिंग, तो कोचिंग में जो भी पढ़ाया गया उस दिन का उसी दिन रिवाइज कर डालो। 2 घंटे के अंदर आराम से हो सकता है, विद डीपीपी आराम से हो सकता है, ठीक है। तो डीपीपी प्लस लेक्चर रिवीजन के लिए मैंने 2 घंटे यहाँ पे अलॉट कर दिए हैं। मे भी थोड़ा ज़्यादा लग जाए, 2-2.5 घंटे, तो आपको 7-7.5 घंटे आप पढ़ने ही पड़ेंगे अगर आपको अच्छा स्कोर लाना है, ठीक है। लास्ट वाले दिन जिस दिन मॉक टेस्ट है, जिस दिन मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस आप कर रहे हो, उसी दिन जो आपको वीकनेसेस पता लगे, उस दिन जो आपको आपका वीक सब्जेक्ट पता लगा है, या फिर इन जनरल जो आपका वीक सब्जेक्ट है, उस दिन के 2 घंटे आप अपने वीक सब्जेक्ट को अलॉट कर दो, ठीक है। क्योंकि यार ऑब्वियसली अब आपका जो भी थोड़ा बहुत क्लास का जो भी मिस होता है वो आप बाकी दिन में एडजस्ट कर लो, या फिर संडे वगैरह आ जाता है, आप वो चीज़ें एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। बट हाँ, वीक सब्जेक्ट जो आपको पता लगा अपने मॉक टेस्ट वाले दिन एनालिसिस करके जो भी आपको पता लगा उसी दिन उस चीज़ को सॉल्व करो। सर होपफुली आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या रिसोर्स फॉलो करना है, कैसे अपने डेज को अलॉट करने हैं, कितना स्कोर टारगेट करना है और किस तरीके से नंबर ऑन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। सिलेबस पहले कंप्लीट करो, ठीक है। ये जो टाइम है, ये रिविजन वाला टाइम तभी आ पाएगा जब आप सिलेबस को पैरेलली कंप्लीट कर चुके होगे। अगर आपका कंप्लीट नहीं है तो इसको भी स्प्लिट कर लो कि भाई पहले तो सिलेबस कंप्लीट करूं, पहले तो बैकलॉग खत्म करूं, फिर ये रिवीजन वाले टाइम टेबल मोड पे आ जाओ और इसको फॉलो करते रहो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो यूजफुल लगी होगी। लाइक करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए यार बाय बाय।